अच्छा ये बताओ कि पहले कभी तो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दिए नहीं हो? दिए हैं। कौन सा? अतुल महेश्वरी। किस चीज़ का था वो? स्कॉलरशिप का था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि जो तुम बोर्ड की तैयारी की हो ना उसकी तैयारी से काम हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल भी दे के समझा देना है कि कैसे नहीं होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग का रहना चाहिए कि तुम लोग का पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लो टॉपिक है, फिजिक्स में भी पहला टॉपिक तो यही इलेक्ट्रिसिटी ही था और वहाँ भी फिजिक्स में पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, 10th के लेवल पे ही डिजाइन है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कुछ ऐसा आ जाएगा जो तुम लोग कभी नहीं पढ़े हो, ठीक। लेकिन बस कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। लेकिन जिसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना उसको तो पहले एग्जाम से बाहर समझ लो, उसका फाइट तुम्हारे साथ है ही नहीं, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं याद होता होगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है हम लोग को। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा जरूरी और क्या चीज है, तुम लोग के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस मतलब क्या होता है? हाँ, अरे गधो, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। मतलब आता रहेगा ना, धैर्य नहीं रहेगा तो काम खत्म हो जाएगा। और प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ प्रेशर। अब तुम ही लोग देख लो, तुम लोग के में 20 नंबर का एमसीक्यू आता था ना। एमसीक्यू की सबसे खास बात और सबसे अच्छी चीज यह है कि आंसर सामने ही दिखता है। दिखता है कि नहीं आंसर सामने? अब थियरी क्वेश्चन करोगे तो उसमें आंसर दिखेगा नहीं? दिखेगा। लेकिन उसमें तो 4 में से पता रहेगा कि यही चारों में से एक आंसर है, फिर भी गलत करके चले आते हो। ऐसा क्या होता है? पहली चीज तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है, जैसे आदर्श का कॉन्सेप्ट क्लियर था और क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 रजिस्टर है, एक है R1 और दूसरा है R2, इसको कैसे जोड़ दिया जाता है? पैरेलल कनेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन इनके अंदर प्रेशर हैंडल करने की क्षमता ही नहीं है। तो ये क्या लगा के आ गया? अच्छा इसको सॉल्व करो, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो होगा। और R1 R2 वो दे रखा है। तो अब इसको एलसीएम करना बचपन से नहीं सीखे हैं? इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? एलसीएम करने में क्या करते हैं, बस इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू R2 और ये इधर चला जाएगा, R2 प्लस R1, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें गलत होने का चांस 0 है, लेकिन फिर भी गलत हुआ ना। और ऑप्शन में भी था, ऐसा तो था नहीं कि ऑप्शन में नहीं था, ठीक। लेकिन ऐसा मार क्या है, ऑप्शन में R1 प्लस R2 शायद तुम मारे थे। तो R1 प्लस R2 क्या होगा भाई? वो तो सीरीज में रहेगा, जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा। वहां साफ साफ पैरेलल लिखा है। तो ये बिल्कुल मत समझना कि जो कॉन्सेप्ट सीख लिया हो गया बस। तुम्हारे अंदर धैर्य भी रहना चाहिए। वहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे और ये नहीं कि 100 क्वेश्चन आ गए तो 100 को करना है। तुम्हारा काम 100 को करना नहीं है, बस 60-65 कर ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 60-65 ही करना है, लेकिन सही करना है, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो? केमिस्ट्री कर दें? मैथ सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ा दूंगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक क्या था? क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज था। इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने तरह के चार्ज होते हैं? 2 तरह के, पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, बस ये तो 2 तरह के चार्ज है तो पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी तो इसमें जाने थे। अब ये भी बात दिमाग में रख लो कि एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो चीज जरूरी रहेगी वो हम डिटेल में बताएंगे। अब ये नहीं कि अब ओम्स लॉ का डिफिनेशन नहीं ना पूछेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो करंट में जो चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर करंट को दुगना कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, ये पूछेगा। तो सीधे एप्लीकेशन पूछेगा। एप्लीकेशन मान लो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक आया तो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो पूछ लेगा। कहाँ कहाँ है बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज में है, प्रेस करते हैं उसमें है, बल्ब में है, ये सब क्या है उसका एप्लीकेशन है, तो वहां से पूछेगा। मोटर हटा दिया गया तो मोटर नहीं पूछेगा, मोटर जनरेटर नहीं, हट ही गया सिलेबस से, तो 10th का ही सिलेबस रहेगा ना, ठीक। तो अगर दोनों चार्जेस सेम रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस।
और दोनों चार्जेस डिफरेंट रहेंगे तो क्या होगा? अनलाइक चार्जेस। तो ये बताओ, लाइक चार्जेस रहेगा तो क्या होगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब लाइक चार्जेस मतलब मान लो कि दोनों क्या आ गया, प्लस और प्लस, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। और माइनस आ गया तो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस आ गया तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये बेसिक चीज है। अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो पूछ लेगा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि आप लोग को पता ही है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, चार्ज की यूनिट क्या होती है? ठीक, चार्ज की यूनिट क्या हुई? कूलम। स्पेलिंग देख लेना जी। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। और इसको किससे दिखाते हैं? क्यू से। ये भी पूछ सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता था, याद है तुम लोग को? Q इज इक्वल टू आई टी। वो तो होता ही है, अभी इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में पूछ रहा है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता था? NE। यानी कि ये जो E होता था, इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते थे। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और ये n क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो एक कोई मैटर है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस पर निकालना होगा कि टोटल चार्ज कितना है। तो कैसे निकालेंगे? n की जगह रख देंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और E रख देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो टोटल निकल के आ जाएगा कि नहीं। अगर हम दे दें कि एक कूलम्ब चार्ज में, चार्ज कितना दे दिए? 1 कूलम्ब, और पूछ लिए कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो निकाल लोगे? हाँ, अब याद हो गया होगा। कितने होते हैं? 6.25 हाँ। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 1 कूलम्ब चार्ज है वो बहुत बड़ा है। किससे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के। समझ में आया? चलो निकाल के बता देते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक। Q इज इक्वल टू NE है, तो हम क्या दे दिए? Q की जगह क्या दे दिए? 1 कूलम। और पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसको n रहने देंगे, और यहाँ क्या रख देंगे? E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको इधर लाके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? n निकल जाएगा। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19 से क्या हो जाएगा? +19। और नीचे क्या रह गया? 1.6। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो काम हो जाएगा। नीचे भी क्या करो? 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी क्या करो? 10 से गुणा कर दो। तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, 10 इंटू 10⁻19 रह गया, और नीचे क्या हो जाएगा? 16। अब जरा इसको काट दो। 2 5 जा 10 और 2 8 जा, और कटेगा 0.8 छक्के 48, और 8 दूना 16 और 8 पचे 20। ये क्या हो जाएगा? 10⁻19। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए तो सब लोग, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आता है क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ रहना चाहिए? सीख लो पहले। यहाँ पे अगर ले जाएंगे 6.25 होगा कि नहीं? ये वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? 0.6 था, अभी क्या हो चुका है? 6। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना। 10 की पावर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इंटू 10⁻18 कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो समझ में आया कि कैसे इसको करना है? तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज मिलेंगे तो क्या कहा जाएगा? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो देखिए कूलम्ब बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज?
कूलम बढ़ा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बढ़ा है। उसके बाद आता है टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो समझ में आता है ना। दोज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। किसका रेजिस्टेंस हाई होता है, कंडक्टर का कि इंसुलेटर का? इंसुलेटर का। उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही है तो रेजिस्टेंस तो उसमें क्या है, इनफाइनाइट है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही है। और एक बीच में आ जाता है सेमीकंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से, अच्छा, इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज़्यादा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी? कुछ होता ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसकी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिनेशन तो इसमें लिखने को आई थी ना, तुम्हारे थियरी एग्जाम में नहीं आया था, मतलब कोर्स में था ना, आ जाता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको किससे दिखाते हैं, V से, और इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट। चलो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएंगे तो उसमें V लिखना, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, इनफाइनाइट से, यानी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है, उसको पकड़ के ले आए तो कुछ काम धंधा हुआ ना इसमें, पकड़ के ले आए तो तुम्हारी एनर्जी लगी होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी को क्या बोलेंगे, अब एक नया टर्म आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर क्या होता है, अंतर ज्यादा नहीं होता है, ये इन्फिनिटी से लाया है ना। अब हम यहाँ अगर दो कोई पॉइंट रख लेंगे, इन्फिनिटी नहीं, यहीं पे दो पॉइंट रख लेंगे A और B, अब कोई चार्ज है, Q चार्ज है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो कुछ काम होगा ना, कुछ ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, यानी क्या होगा, वर्क डन होगा। किसको ले गए हैं, Q को ले गए हैं, तो वर्क डन हुआ है, और इसी वर्क डन का से क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला, जैसे अगर इसको V से दिखाते हैं तो वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में Q चार्ज को जितना काम हुआ है उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इसकी SI यूनिट होती है। वोल्ट मीटर क्या होता है, हाँ, वोल्ट मीटर क्या होता है, नहीं मालूम है, गधे हो क्या, दिमाग पे जोर ही नहीं डालेंगे ये लोग एकदम सीधा सवाल का जवाब, ये सब वाइवा में बोला जाता है, कोई भी सवाल पूछे बोल दो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ क्यों बोल रहे हो, यहाँ तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो वोल्ट मीटर वो चीज़ होती है ना जो वोल्ट को नापती है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है। एम मीटर क्या होता है, जो करंट को नापता है। चलो बढ़िया याद दिलाए, यही देख लो कि जो इस डिवाइस से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे उसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के बारे में कुछ बात बताए थे, क्या क्या बताए थे, ये सर्किट में कनेक्ट होता है तो सीरीज में कनेक्ट होता है कि पैरेलल में, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हो प्रिंस, कुछ तो बोल रहे हो, हाँ, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये भी आ सकता है कि वोल्ट को किस डिवाइस से नापते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस पे नापते हैं, तो क्या बोल दोगे, वोल्ट मीटर। और ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, V = W/Q, ठीक, जहां W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज, ठीक। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक, तो ये नहीं आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट को पहले डिनोट किससे करते हैं, किस लेटर से, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I से करते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला बन जाता है Q/T, मतलब पर सेकेंड जितना चार्ज पास होगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट। और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। अब बोल दिया 1 एम्पियर क्या होगा, तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, T की
तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा तो क्या बोलेंगे 1 एम्पियर, और एम्पियर यहाँ से क्या हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड। ठीक, एम्पियर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं एमीटर। ठीक, एमीटर का यूज हो गया। अब ये सर्किट में जब जुड़ता है तो सीरीज में जुड़ता है कि पैरेलल में जुड़ता है सीरीज में। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है सर्किट पे। अब हाई रेजिस्टेंस रहता तो सर्किट के करंट पे, अरे उस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे असर डालता। ठीक, अब थोड़ा सा यूनिट चेंज की बात कर लेते हैं। एक यूनिट होती है मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होगा 100 पे -3 1/1000 एम्पेयर, यानी 10⁻³ कितना हो जाएगा ये 10⁻³ ऊपर जाएगा। तो धिक्कार है तुम लोग के पढ़ने पे, बताओ। किलो जब भी आए तो 1000 से गुणा कर दो, मिली आए तो 1000 से भाग दे दो। ठीक, मिली छोटी वैल्यू है तो एम्पियर को छोटा करोगे तब ना मिली पे पहुंच पाओगे। ठीक, अब बताओ, कुछ बताए थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। एक कन्वेंशनल होता है, चलो ठीक है। एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो कुछ याद है कन्वेंशनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एक बार उसको भी रिवाइज ही कर लो क्योंकि डायरेक्शन भी आ सकता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसा क्यों हुआ कि 2 डायरेक्शन हम लोग को देखने की जरूरत पड़ गई। क्या चीज क्या चीज नई इन्वेंशन हुआ था प्रिंस, सही बोले हो, बताओ क्या नई इन्वेंशन हुआ था। करंट, हाँ किसका डायरेक्शन भाई, करंट का डायरेक्शन। तो वो तो बता ही नहीं है ये लोग की कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो उसका आविष्कार हो गया, क्या नहीं आविष्कार हुआ था, इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ था। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं डिस्कवर हुआ था तो हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो जान पाएंगे। तो उस समय ये मानना था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि एक डब्बा है, इसमें ढेर सारे क्या है इलेक्ट्रॉन है। उस समय तो इलेक्ट्रॉन खोजा ही नहीं गया था। ठीक, और यहाँ एक हम क्या जोड़ दिए बैटरी। तो बताओ बैटरी इस इलेक्ट्रॉन के इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बैटरी किधर पॉजिटिव दिखाएं किधर निगेटिव दिखाएं। पॉजिटिव इधर, इधर प्रिंस कह रहा है पॉजिटिव इधर। इलेक्ट्रॉन गधे निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है कि निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इधर हम दिखा दिया। अच्छा ये यही गलत है, ये हम पहले बना चुके हैं, उसके रिस्पेक्ट में बताना था। नहीं मेरी गलती है, सॉरी। ये हम बना चुके थे पहले, इसीलिए बोले बताओ किधर पॉजिटिव रहेगा। तुम नहीं आ रहे हो, चिंता ना करो, ये कोई नहीं जान रहा है प्रिंस कौन है। तो बेइज्जती हो रही है तो गुस्सा हो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर हम देखें तो पहले कन्वेंशनल डायरेक्शन में हम क्या जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देख लो, टॉपिक है तो देख लो। ये तो दिख ही रहा है डायरेक्शन, तो समझ में आया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है जी, ओम्स लॉ तो तुम लोग रट वट लिए थे, आया नहीं आया। वो जानता था कि सब बच्चे रट के बैठे हैं, क्या मतलब है ओम्स लॉ देने का। 4 नंबर का आया था, यूपी बोर्ड में नहीं आया था क्या, न्यूमेरिकल आया था।
तो ओम्स लॉ जो कहता है उसके मैथमेटिकल चीज को देख लेते हैं कि क्या कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर से, ठीक है। व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो करंट जा रहा है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के। तो जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबको पता है ना क्या होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक। तो ये बताओ, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, अब कांस्टेंट क्यों R ही लिए हैं, क्यों कुछ और कांस्टेंट नहीं ले लिए, क्यों R ही मन किया? हाँ मन था, यही बताए थे, मन था। प्रिंस बता दो तो इसी बात पे क्यों R ही लिए हैं यहाँ पे? क्योंकि वो हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट आता है। हाँ वो तो हम बता रहे हैं कांस्टेंट आता है, क्यों R ही कांस्टेंट है? क्योंकि उसमें वो है रेजिस्टेंस उसका, मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हो, बताओ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये क्या मतलब हुआ? उसमें लिखा था। अच्छा ये बताओ, एक बल्ब लेके आए, क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम है, एक बल्ब लेके आए, कंडक्टर ले आए, बल्ब ले आए, कंडक्टर के बल्ब क्या है, कंडक्टर ही तो है, उसका हमेशा क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस ही तो कांस्टेंट रहेगा। और कुछ कांस्टेंट रहेगा क्या, एक कंडक्टर में हमेशा क्या कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए यहाँ कांस्टेंट क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। और कुछ क्या है, और कोई टर्म ऐसा है जो कांस्टेंट रहेगा, बदलता रहेगा, ये भी बदलेगा ये भी बदलेगा, ठीक। तो यहीं से R के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, V इज इक्वल टू आई आर। एक और फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, करंट पूछ लेगा, या फिर किसी क्वेश्चन के पार्ट में लगाने को आ जाएगा, ठीक। ग्राफ दे देगा, ग्राफ आया था ना, परेशान हो गए थे तुम लोग, ऐसे दे देगा VI का ग्राफ। अच्छा ये बताओ, I किस पे रहेगा, V किस पे रहेगा, इस पे रहेगा ना, इस पे रहेगा। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो X एक्सिस पे रहती है, इंडिपेंडेंट Y एक्सिस, ठीक। अब देखो, अब यहाँ 3 ग्राफ दे दिया था तुम लोग का, 3 ग्राफ दे दिया था 3 कंडक्टर का, एक R1 दे दिया था, एक R2 दे दिया था, एक R3, शायद CBSE बोर्ड में दिया था, यूपी में नहीं दिया था, ठीक। अब पूछ रहा है कौन से कंडक्टर का क्या क्या पूछा था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका ऑर्डर क्या है, R1 बड़ा है, R2 बड़ा है, R3 बड़ा है, कैसे है? तो स्लोप जितना कम, वो देखो ये स्लोप यही है, इसका स्लोप ये है, स्लोप जितना कम रहेगा ना रेजिस्टेंस उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। यानी कि R1 का स्लोप सबसे कम है तो R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक। तो ये आने की संभावना है, ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, बोलेगा रेजिस्टेंस बताइए, ठीक। ओम्स लॉ हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला पता चल गया ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की, ओम मीटर। वाह वाह गधो वाह। ओम मीटर क्या होता है जी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। ओम को इस सिंबल से दिखाएंगे, OHM। अब देखो, अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? सब लोग एक एक फैक्टर बताओ। चलो मधु, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? लेंथ। चलो ठीक है, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें कंडक्टर, पहला फैक्टर मधु ने बताया लेंथ,
अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली होगा, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ प्रिंस, बढ़ेगा। चलो ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हमें सेंटेंस की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ क्या याद करते थे हम लोग? व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, इट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अभी बस हमें इतना मतलब है कि आर एल के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर लेंथ को हम दुगना कर दिए, पहले लेंथ क्या था? एल, अभी क्या हो गया? 2L, तो आर क्या हो जाएगा? अब देखो पहले रेजिस्टेंस क्या होता था, मान लो इसको अगर फॉर्मूले के तौर पे देखते हैं तो पहले रेजिस्टेंस था L, अभी रेजिस्टेंस क्या हो गया है? 2L। तो L की जगह R लिख सकते हैं, ये R ओल्ड है या R न्यू है, L की जगह R ओल्ड लिख दे, तो यानी रेजिस्टेंस जो नया आया वो क्या हो गया? ओल्ड वाले के दुगना हो गया। तो लेंथ से क्या असर पड़ेगा रेजिस्टेंस पे? जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, और बताओ, और दूसरा बताओ आंचल, दूसरा क्या होता था? एरिया होता था। एरिया क्या? तार का एरिया? एरिया तो ये होता है ना, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया निकाल दें। क्या होता था आयुष? एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है जी? अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता था। अब क्रॉस सेक्शन दिखाया था क्या होता है? किसी भी फिगर को अगर तुम काट दोगे और उसको सामने से देखोगे तो वही उसका क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा। और उस क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जरूरी थोड़े है कि हमेशा सर्कल ही रहे, अगर ये स्क्वायर शेप्ड फिगर होता, क्यूब होता तो काट देते तो उसका एरिया क्या होता? क्रॉस सेक्शन का क्यूब का साइड का स्क्वायर हो जाता। लेकिन तार कैसा रहता है? स्क्वायर रहता है क्या? हमेशा क्या रहता है? सर्कुलर। तो सर्कुलर को काटेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल का रहेगा। डिपेंड कैसे करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इसको अब यहाँ रेजिस्टेंस को देख लो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, यानी मोटा तार यूज करें, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं? ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसी को पतला तार यूज किए तो उससे कम करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ करंट से कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट से कैसे डिफर करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा, करंट ज्यादा फ्लो हो पाएगा ना भाई। यही गेट अभी यहाँ अभी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है शटर का तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, निकल पाओगे तुम लोग? अभी खोल दे दो एकदम भरभराट निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उस केस में। ठीक, तो ये कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ये दो चीजें याद रखना। अब इसी की मदद से हम लोग एक नया टर्म क्या पढ़ लेते थे? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता था जी? बताओ। ठीक है, चलो रेजिस्टिविटी, रो कहाँ से आ गया? रेजिस्टिविटी पूछा क्या? हाँ बताओ, अंजलि कुछ नया बता रही, बोलो बोलो, क्या होता है? पहले वहां तक पहुंचे कैसे ये तो देख लो। रेजिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। ठीक, अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या बन जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये बन जाएगा कि नहीं अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो? अब ये फिर इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होगा? रेजिस्टिविटी यानी रो L/A। ठीक, अब हमें किसके लिए फॉर्मूला देखना है?
रजिस्टिविटी के लिए तो जिसका फॉर्मूला बनाना होता है उसको अकेले कर देते हैं, बाकी लोग को भगा देते हैं, तो रो क्या हो जाएगा, RA बाई L। ठीक, अब ये बताओ रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी बराबर कब हो जाएगा? फॉर्मूला देख के बताओ कि ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा जब रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी हो जाएगा। बताओ आस्था, ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो रो इज इक्वल टू R हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो इसको 1 करने का मतलब क्या है, यहां A था यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी तार की मोटाई यानी गोलाई जो थी उसको क्या कर दिए 1 मीटर स्क्वायर। मीटर में नहीं नापते हैं इसको, मीटर स्क्वायर में नापते हैं ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो लेंथ था नीचे, लेंथ ऑफ अच्छा ऊपर था, हम ही को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, ये इसके लिए फॉर्मूला बनाया है ना गधे, कंफ्यूज करता है। अब 1 जो है, अब ये क्या है, लेंथ है, यही लिख दे रहे हैं लेंथ है। तो तार की लंबाई हम कितना ले लिए 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबा तार ले लिए और कितना मोटा ले लिए 1 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गया, रजिस्टेंस के। रजिस्टिविटी कुछ और नहीं होता है, बस क्या होता है स्पेसिफिक रजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब एक जनरल कंडीशन में बात कर रहे हैं आप, स्पेसिफिक रजिस्टेंस। अब यहां कंडीशन लगा दिए कि नहीं, क्या कंडीशन लगा दिए कि तार क्या रहना चाहिए 1 मीटर लंबा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रजिस्टिविटी के। यानी किसी की अगर रजिस्टिविटी दी होती है, पूरा टेबल दिया होगा तुम्हारी किताब में, इसकी रजिस्टिविटी है, इसकी रजिस्टिविटी है, तो सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी कि सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। रजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम होगा, क्योंकि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस एकदम कम होगा कि नहीं, और रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी उसकी रजिस्टिविटी भी कम होगी। यानी 1 मीटर लंबा सिल्वर 1 मीटर स्क्वायर कर लेंगे तो जो उसकी वैल्यू दी है 1.6 समथिंग दी है, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी रजिस्टिविटी बताता है। बस ये ध्यान में रखना कि कितने मीटर और कितने मीटर स्क्वायर में बताता है, 1 मीटर स्क्वायर बताता है। ठीक, समझ में आया रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का मतलब। ठीक, अब बताओ एलॉय, एक एलॉय होता है नाइक्रोम, जिसको कहाँ यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट में प्रेस करते हैं। जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम वायर का बना होता है। क्यों, जो मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें अगर एलॉय मिक्स कर देते हैं, मतलब मिक्स करके जो बनाते हैं उसी को तो एलॉय कहते हैं। तो जो एलॉय की रजिस्टिविटी होती है वो नॉर्मल मेटल के रजिस्टिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे कि नहीं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो प्रेस गर्म होगा। अगर ऐसे ही रेजिस्टेंस कम रहा तो करंट निकल जाएगा। क्या मतलब है उसका, गर्म थोड़े होगा। गर्म कब होता है, पंखा कब गर्म होगा, जब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी ये चलते चलते गर्म होने लगता है। ठीक, तो नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं उस प्रेस में, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो जाए, उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाए। तो ये दिमाग में रख लेना, आ सकता है एमसीक्यू में कि एलॉय की रजिस्टिविटी मेटल की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक,